नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल। स्वागत है दोस्तों आपका शाख इन्फॉर्मेशन चैनल में। और दोस्तों आज हम फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं 20 स्पेशल और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले ग्रुप 2 और ग्रुप 4 की भर्ती के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं। इसके साथ साथ जितने भी सरकारी एग्ज़ाम हैं दोस्तों, उन सब में भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार हमने भारत का जीके तैयार किया है। भारत से संबंधित जितने भी प्रश्न अच्छे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न हम आपके सामने लेकर आए हैं। और चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। और ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। कर्क रेखा के बारे में पूछा गया है कि कितने राज्यों से गुजरती है, और ये ऑप्शन है 13, 11, 8 और 7। यहाँ दोस्तों कोशिश करिएगा जल्दी से जल्दी आंसर देने की, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हमको सेकंडों में अगर आंसर देना है तो देना पड़ेगा, और तभी हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों एक मानचित्र देखिए, गैस करिए और भारत के नक्शों को लेकर आइए उसके अंदर, और सोचिए कि कितने राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं, या कर्क रेखा उन राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, 8 राज्य ऐसे हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने। किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा वनाच्छादित राज्य कौन सा है, इसमें ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। या जल्दी करिएगा दोस्तों, बेहतरीन मौका है। दो दो तीन तीन वैकेंसी आपके सामने आई हुई हैं दोस्तों। पुलिस की वैकेंसी आपके सामने है, ग्रुप 2 ग्रुप 4 की वैकेंसी आपके सामने है, और इससे पहले जेल प्रहरी की वैकेंसी निकल चुकी थी। तो आपको एक सीट चाहिए दोस्तों, आप सीट ले सकते हैं, बशर्ते कि आप कॉन्सेंट्रेट करके अच्छे से पढ़ाई करें और जो भी आपको बताया जाए उसको अच्छे से याद करें। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। यहाँ दोस्तों मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या लेकर आया आपके लिए तीसरा प्रश्न। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का एक पुराना नाम भी था जिसकी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन आपके सामने: सेफा, जेफा, नेफा या एपी। जल्दी करिए दोस्तों, बहुत उम्मीद है आपसे, आपके लोगों को, आपके घर वालों को, आपके भाई बहनों को, ताकि आप अच्छे से अपना स्कोर कर पाएँ और एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ और आपको नौकरी जल्दी से जल्दी मिल जाए। दोस्तों उम्मीद भी हम आपसे ही करते हैं और आपसे पूरी आशा है कि आप जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे और नौकरी पाएंगे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, नेफा। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने हमारा चौथा प्रश्न। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनाई गई? जी हाँ दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली है, सबको पता है, लेकिन ये कब बनाई गई है इसका सही अंदाज़ा किसी को नहीं। तो ऑप्शन आपके सामने है: 1935 में, 1919 में, 1921 में और 1920 में। तो दोस्तों उम्मीद है इसका आंसर आपने दे दिया होगा, क्योंकि भारत के बारे में जानकारी में आपने पढ़ा होगा और अच्छे से तैयारी चल रही होगी आपकी। उम्मीद है आप क्रैक कर पाएंगे, और इसका जो ऑप्शन है वह ऑप्शन सी है, 1921। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, और यह रहा आपके सामने हमारा पांचवा प्रश्न। भारत की आकृति किस तरह की है? दोस्तों सबने भारत के मैप को देख लिया है, नक्शे को देखा हुआ है, लेकिन कभी किसी ने ये सोचा नहीं कि भारत की आकृति किस तरह की होगी। आपके सामने ऑप्शन है: षटकोणीय, पंचकोणीय, त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय। जल्दी करिएगा दोस्तों, आंसर देने की कोशिश करिए फटाफट, कुछ ही सेकंडों में इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। चलिए दोस्तों इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, परेशान मत होइए और दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालिए, क्योंकि और भी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, चतुष्कोणीय। चलिए बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, जनगणना 2-3 बार हो चुकी है, लेकिन स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना पूछी गई है। तो इसका जो सही ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1951। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने सातवां प्रश्न। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? या दोस्तों हर चीज़ का अध्ययन की कुछ ना कुछ वर्ड्स यूज़ किया जाता है, तो इसमें जनसंख्या के बारे में पूछा गया है। और जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है: डेमोग्राफी, डेमोग्रासी, डेनोग्राफी और डेकोग्राफी।
जल्दी करिए दोस्तों, आंसर दीजिए फटाफट। हम आपके लिए बेहतरीन गजब के क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों, आपकी सिर्फ भारत से जी के लेकर आए हैं। भारत का जी के आपको याद करवाने के मूड में आ गए हैं दोस्तों। हमने एमपी का बहुत करवा दिया है, आप भारत के बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करेंगे और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम को हम क्रैक कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है दोस्तों, डेमोग्राफी। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने 8वां प्रश्न। भारत में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? यहाँ जल्दी करिए दोस्तों, ऑप्शन दे रहे हैं मिजोरम, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य पूछा है दोस्तों, जहाँ बहुत ही कम पढ़े लिखे हुए लोग हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा दिया होगा, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादातर दूसरे स्टेट्स में जाकर काम धंधा करते हैं। और जो ऑप्शन सी बिहार सही है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं 90वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने 90वां प्रश्न। भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर सीमा पूछी गई है दोस्तों, सबसे बड़ी पूछी गई है। ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, और जल्दी से आंसर क्वेश्चन को देखते ही और ऑप्शन को देखते ही आंसर लगाने की कोशिश करिएगा दोस्तों। नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। और उम्मीद है आपने आंसर लगा दिया दोस्तों, और बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन डी, बांग्लादेश। आंसर बिल्कुल सही है, राइट है, करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने 10वां प्रश्न। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत बताना है दोस्तों, जल्दी करिएगा। 1967 ऑप्शन दिया है, 1962 है, 1988 और 1960 है। अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत पूछी गई है, और उसका जो सही आंसर है दोस्तों, उम्मीद आपने लगा दिया है मेरे हिसाब से, और इसका 1962 ऑप्शन भी सही है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने 11वां प्रश्न। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला किस देश की थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला किस देश की थी? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, अमेरिका, रूस, भारत, ब्रिटेन। जी हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया, बड़ी बड़ी एग्जामों में पूछा गया। और दोस्तों मैं इसका महिला का नाम आपको बता देता हूँ, इसका नाम है तेरेस्कोवा करके हैं ये महिला, वैलेंटाइन तेरेस्कोवा इनका नाम है, और यही प्रथम महिला है। लेकिन ये किस देश से हैं दोस्तों, इसमें ये पूछा गया है, क्योंकि वो क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इस बार हमने हट के इसको चेंज कर दिया है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन बी है, रूस, जिसको पहले सोवियत संघ कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ, और ये आपके सामने, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, दीन इलाही धर्म चलाया गया था, किसके काल में चलाया गया था और इसको किसने शुरुआत की थी? ऑप्शन आपके सामने है, बाबर, जहांगीर, अकबर और टीपू सुल्तान। दोस्तों दीन इलाही धर्म के बारे में थोड़ा बता दूं आपको, इसमें सभी धर्मों के लोगों को इकट्ठा किया गया था, और सभी धर्मों से अच्छी अच्छी बातें छांट करके उसमें शामिल की गई थी, इसलिए इसको दीन इलाही धर्म कहा गया था, चूँकि ये राजा के द्वारा बनाया जाने वाला धर्म था। तो इसका जो सही आंसर था, जो दीन इलाही धर्म का स्थापना करने वाला था, वो था ऑप्शन सी, अकबर। चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने, ताशकंद समझौता किस सन में हुआ था? ताशकंद बहुत फेमस समझौता था दोस्तों, आपने इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। और इसका जो ऑप्शन दिए 1977, 1955, 1944 और 1966। ये समझौता किस सन में हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन इसका डी सही है, 1966 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने, भारत का सबसे ऊंचा बांध किस राज्य में है स्थित है? सबसे ऊंचा बांध पूछा गया दोस्तों, राज्य पूछा गया है, बांध का नाम नहीं पूछा गया। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिए हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। सबसे ऊंचा बांध पूछा गया इसका। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हम आपको बताते हैं, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, उत्तराखंड है। चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपके सामने, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? दिल्ली, मुंबई, इंदौर और जयपुर। भारत का पेरिस। जल्दी करिए दोस्तों, आंसर देने की फटाफट कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन मौका हमारे हाथ लगा हुआ है। 3 एग्ज़ाम हमारे सामने है, और अगर हमने इस बार तीनों एग्ज़ामों में से कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया तो बहुत ही बड़ी परेशानी वाली बात हो जाएगी दोस्तों। हमारे माँ बाप का, हमारे भाई बहनों का और हमारा खुद का ख्वाब खराब टूट जाएगा।
तो उसका वो जो ऑप्शन है दोस्तों वह ऑप्शन डी है, जयपुर। जयपुर को ही भारत का प्रदेश कहा जाता है। चलिए इसे देखते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। और भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जगह की कमी की वजह से दोस्तों मैंने सिर्फ डॉक्टर राधाकृष्णन लिखा हुआ है। पूरा नाम इनका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। तो उम्मीद है इसका आंसर आपने लगा दिया होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम दोस्तों इन लोगों को दिए गए थे 3 लोगों को भारत रत्न, जिसमें से राधाकृष्णन एक थे। और इसका जो ऑप्शन डी है वो राधाकृष्णन है, सही है। चलिए देखते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है? जी हाँ दोस्तों, अपने राष्ट्रीय ध्वज देखा होगा, तिरंगे को देखा ही होगा, उसमें कलर भी देखे हैं दोस्तों, लेकिन उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? ऑप्शन आपके सामने है 3:4, 3:2, 3:3 और 4:2। गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा भी गया है इस क्वेश्चन को। और चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, 3:2 के रूप में ये राष्ट्रीय ध्वज बनता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। ये रहा आपके सामने। राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? यहाँ दोस्तों राष्ट्रगान पूछा गया है। जल्दी करिए दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा। राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रगान गाने में दोस्तों 52 सेकंड लगते हैं, और राष्ट्रगीत को गाने में 65 सेकंड लगते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसमें राष्ट्रगान पूछा गया है, वंदे मातरम पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 52 सेकंड। चलिए बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। और ये आपके सामने संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 14, 23, 22 और 12। चलिए इधर देखते हैं आपका आंसर सही है गलत है। बिल्कुल सही आंसर है आपका दोस्तों, ऑप्शन सी। 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं 20वें और आखिरी प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपके सामने हमारा प्रश्न। कलम का सिपाही किसको कहा जाता है? बहुत बेहतरीन गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। मुंशी प्रेमचंद, बाबू गुलाब राय, सुभद्रा नंदन पंत और हरिशंकर परसाई। कलम का सिपाही, जिन्होंने बेहतरीन कहानियाँ लिखी हैं, बेहतरीन निबंध लिखे हैं और बेहतरीन कविताएं भी लिखी हैं दोस्तों। बताइए इसका ऑप्शन क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए है, मुंशी प्रेमचंद हैं कलम के सिपाही। और ये रहा दोस्तों हमारे पूरे हुए 20 प्रश्न। उम्मीद है आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और इशाक इन्फॉर्मेशन चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों इसी तरह हम आपके लिए और भी बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। और जब तक आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक ना कर पाए हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। अब हम आपको सिर्फ भारत से रिलेटेड ही क्वेश्चन देते रहेंगे, क्योंकि भारत के क्वेश्चन भी इस ग्रुप 2 और ग्रुप 4 में पूछे जाते हैं, और इसमें साइंस के भी क्वेश्चन थोड़े बहुत ऐड किए जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। कोरोना काल चल रहा है दोस्तों, जल्दी से दोबारा से दोस्तों कोरोना काल चालू कर दिया गया है। और उसको देखते ही अपनी हिफाजत करिए, अपने लोगों की हिफाजत करिए, खासकर अपने माँ बाप का ध्यान रखिए। बुज़ुर्ग होंगे उनका खासकर सबसे पहले ध्यान रखिए दोस्तों। ओके दोस्तों।